नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का जनवाणी कार्यक्रम में। जनवाणी कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर उन युवाओं के लिए जो कि इतिहास बहुत कम जानते हैं। इतिहास हमें जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर गांधी जी के बारे में। तो आज जो हमारे कार्यक्रम का विषय है वो है महात्मा गांधी के आगमन से पहाड़ी क्षेत्रों में राजनीति चेतना का आगाज। इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं गांधीयन स्कॉलर श्री विनोद भारद्वाज जी, जो कि रिटायर्ड सीनियर एडिटर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन से हैं। आपका बहुत बहुत भारद्वाज जी स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आपके समक्ष आज गांधी जी के बारे में मैं बात करूं, ये वाकई मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर अपने दर्शकों को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि विनोद जी ने एक पुस्तक भी लिखी है गांधी जी के ऊपर, जो कि गांधी इन शिमला, जो कि 2021 में प्रकाशित हुई थी। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 1919 से लेकर 1947 तक जो दौर रहा है वे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस दौर को गांधी जी जब 1893 में वापिस दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 1893 में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका थे, 1915 में जब वापिस भारत आए तो यहाँ पर आके उन्होंने देखा कि किस तरह की देश की हालत है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो उनके राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उन्हें कहा कि यदि आप भारतीय राजनीति में आना चाहते हैं, प्रौढ़ा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जनमानस को जगाना होगा, भारतीय लोगों की आम समस्याओं को जानना होगा। तो गांधी जी ने पूरे देश में घूमकर बहुत सारी यात्राएं की, आम जनमानस को जाना। जैसा कि आप जानते हैं, उसके बाद गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए। सबसे पहले आपको पता है कि सन 1917 में चंपारण आंदोलन किया था, जो कि नील खेती के नाम से मशहूर हुआ था। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, जो कि 1918 में था, वो बाढ़ और सूखे को लेकर था, क्योंकि अंग्रेज कर बहुत ज़्यादा वसूल करते थे। फिर 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, जो कि विश्वव्यापी आंदोलन बना था। सन 1920 में ही फिर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया था, इसका नेतृत्व किया था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कि हम नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक, जो कि 24 दिन की ये यात्रा की थी, ये इस नाम से भी जाना जाता है। फिर 1933 में दलित आंदोलन गांधी जी इसका नेतृत्व किया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया, जिसमें कि करो या मरो का नारा दिया गया था। तो आज हम इन सब विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विनोद जी बहुत ही गहरे से गांधी जी को जानते हैं, बहुत से नज़दीक से इन्होंने इस पे रिसर्च किया है। तो गांधी जी से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी की 10 यात्राएं भी शिमला में हुई है, हिमाचल में हुई है। इसको लेकर भी हम आज विनोद जी से बात करेंगे। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गांधी जी की जो हिमाचल की यात्राएं थी, खासकर शिमला की जो यात्राएं थी, 10 यात्राएं थी, लगभग लोग तो ये कहते हैं कि 9 यात्राएं हैं, जैसे कि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद 10 यात्राएं थी। तो सबसे पहली जो यात्रा थी वो अंग्रेजी हुकूमत के समय में हुई थी, वो कब हुई थी, उसका क्या मकसद था? गांधी जी की शिमला की जो यात्राएं थी वो अमूमतः शिमला की तो उनकी 10 यात्राएं थी, और पर उसके अलावा भी वो 11वीं यात्रा भी थी। हिमाचल उस टाइम उसका कोई अस्तित्व में नहीं था। यहाँ छोटी छोटी रियासतें थीं, 31 रियासतों में बटा हुआ प्रदेश था, और मुख्यतः जो शिमला था वो 1864 में अंग्रेज़ों द्वारा ग्रीष्म अपनी राजधानी, उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया था। वो
देश की गर्मी से बचने के लिए उन्होंने एक पनाहगार और ऐशो आराम की अपनी जगह से चुनी थी। और धीरे धीरे ये शहर जो 1815 में उन्होंने खोजा था, एक शहर की शक्ल लेता गया और 1864 में आके ये राजधानी बन गई। और जो वायसराय थे वो 8 माह तक शिमला में रह के देश का कार्य प्रणाली को चलाते थे। और सारे अधिकारी, और 1873 के बाद तो यहाँ पर पंजाब की राजधानी लाहौर से भी आनी शुरू हो गई थी। तो गांधी जी जैसा कि आपने अभी बताया कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट आए थे। और वो जब वहाँ से लौट के आए तो वो अपने साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ले आए, वो थी सत्याग्रह का हथियार। और अहिंसा के पुजारी ने वो सत्याग्रह के जो हथियार का जो निर्माण किया वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किया। और जैसा कि आपने बताया कि वो शुरू में उन्होंने 2.5 साल तक देश की स्थिति के और लोगों की दशा को देखा, और उन्होंने फिर उस वस्त्र भी वही धारण किए जो आम आदमी पहनता था। और वो एक धोती में उन्होंने एक साबरमती का संत जो था वो चल पड़ा देश को आज़ाद कराने के लिए। विनोद जी, जैसे कि अक्सर आपने देखा कि हमारी जो शिमला है ये प्रदेश की राजधानी है, पर्यटक यहाँ पर घूमने के मकसद से आते हैं, यहाँ पर सैर सपाटे के मकसद से आते हैं। गांधी जी उस दौर में आए थे और 10 यात्राएं की थी, तो उन 10 यात्राओं का कुछ तो मतलब रहा होगा। वो यात्राएं कब कब की और उनका क्या महत्व था? गांधी जी सबसे पहले जो थे शिमला में 1921 में आए। वो मई माह में शिमला पहुंचे। उस टाइम जो था भारत का नया वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने कार्यभार संभाला था। और जैसा कि आपको विदित ही है कि जो भी नया अधिकारी आता है या वो अपने पास कुछ लोगों को बुलाकर यहाँ की स्थिति के बारे में आंकलन करता है। तो जब मदन मोहन मालवीय जी जो यहाँ शिमला में थे, CF एंड्रयूज़ थे और बहुत से नेता थे, जब वायसराय की उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने गांधी जी से बातचीत करने के लिए अपनी मतलब मन की इच्छा जाहिर की। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को लखनऊ पत्र लिख के सूचित किया कि वायसराय आपसे भेंट करना चाहता है। तो वो पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर शिमला आए और वो 12 मई को पहली बार शिमला आए। 12 मई 1921 को पहली यात्रा आई। और वो समर हिल स्टेशन पे रेलगाड़ी कालका से आके समर हिल स्टेशन पे उतरे। उनके साथ कस्तूरबा गांधी थी, उनके साथ लाला लाजपत राय थे और अली बंधु थे, क्योंकि खिलाफत के जो नेता थे अली बंधु भी गांधी जी के साथ आए। और जब गांधी जी जब शिमला आए तो वो उस दौरान में शिमला के बालूगंज के समीप चक्कर में शांति कुटीर में रहे। उसमें रहने का उनका औचित्य ये था कि गांधी जी एक पर्यटक की हैसियत से तो आए नहीं थे, जैसे कि लोग शिमला घूमने आते हैं। उनका तो कोई मकसद होता था जिससे कि वो आज के अंग्रेजों से बातचीत कर सकें। तो शांति कुटीर में पंडित मदन मोहन मालवीय रहते थे। और जो शांति कुटीर था वो 1903 में स्वामी विश्वेश्वरानंद और स्वामी नित्यानंद जो बहुत बड़े स्कॉलर थे संस्कृत के, उन्होंने भारतीय जो ग्रंथ थे उनका शब्दकोश बनाने के लिए वहाँ संस्थान खोला था। तो उसमें गांधी जी रहे और उन्होंने आके वायसराय को चिट्ठी लिखी कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने 12 तारीख को चिट्ठी लिखी, तो 13 तारीख को गांधी जी वायसराय से मिले। 1921 की बात, 1921 की बात, पहली यात्रा के दौरान। और कितने दिन का प्रवास था ये? वो 13 से 17 मई तक शिमला में रहे। ये जो प्रवास था उनका बहुत ऐतिहासिक था। 13 मई को उन्होंने 1921 को लोअर बाजार में आर्य समाज मंदिर के सभागार, जहां आजकल कन्या विद्यालय विश्वविद्यालय है, उसके सभागार में महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया। और इस सम्मेलन को संबोधित करने के उपरांत शिमला की महिलाओं ने तिलक स्वराज फंड के लिए गहने और नकदी भी भेंट की। और गांधी जी को फिर उस सम्मेलन के बाद वहाँ पर राय बहादुर मोहनलाल का घर था लोअर बाजार में, उसमें जलपान का आयोजन किया गया। और राय बहादुर जो मोहनलाल थे वो वकील थे और उन्होंने अपनी धनराशि से 10,000 रुपये का अंशदान उस दौर में उस कोष के लिए दिया। और गांधी जी का लोअर बाजार को बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था और गांधी जी ने वहाँ पर अपने विचार भी रखे। और फिर आई 14 मई की जो ऐतिहासिक दिन है शिमला के इतिहास का। उस दिन उन्होंने ईदगाह मैदान शिमला जो 14 मई 1921 को उन्होंने ईदगाह मैदान लक्कड़ बाजार में
लक्कड़बाजार बस स्टैंड के जो नीचे ईदगाह मैदान है रुर्दू भट्टा में, जी। वहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा, भारी जनसभा जिसमें 15,000 लोग उपस्थित थे, उसको संबोधित किया। और उन्होंने उस समय देश में स्वराज, आपसी एकता, खिलाफत और चरखे की उपयोगिता पर अपने विचार रखे। और इस रविवार के दिन होने की वजह से शिमला में कार्यरत जो कर्मचारी थे वो और आसपास के गांव के लोग हजारों की तादाद में यहाँ आए और गांधी जी के विचारों को सुना। और उनके विचारों को सुन के और जिस दिन वो पहले दिन यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे उतरे, उस दिन शिमला में ऐसा वातावरण था जो आज तक कभी नहीं देखा था। अंग्रेज भी भयभीत हो गए थे कि गांधी के आने से एक नई राजनीतिक चेतना का आगाज हुआ था। और जब गांधी जी वायसराय से मिलने एडवांस स्टडी, जिसे वाइस रीगल लॉज कहा जाता है, आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, वहाँ जाते थे तो हजूम उनके साथ चलता था और वो बेताज बादशाह की जय, गांधी जी की जय, वंदे मातरों के नारों से शिमला की पहाड़ियाँ पहली बार गुंजायमान हुई थी। क्या बात है। ये उनकी पहली यात्रा का विवरण है। मैंने कहीं पढ़ा भी है कि जो इनके राजनीतिक गुरु थे गोखले जी, उस समय जब उनकी मृत्यु हुई तो ये साबरमती आश्रम में थे। साबरमती आश्रम में उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी इनसे मिलने आए और उन्होंने इसे गांधी जी को महात्मा नाम से संबोधित किया। तो शायद महात्मा नाम उन्हें शायद पहली बार तभी शायद मिला होगा। हाँ, ये सही है कि यही मिलता है, इतिहास में भी मिलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको ये नाम दिया था, महात्मा का दिया था। पर गांधी जी ने जो कार्य किए हैं ना, वो कोई महात्मा ही कर सकता है। एक मानव से महामानव की श्रेणी में वो आते हैं। पर मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी भी शिमला आए थे और वो 1893 को यहाँ आए थे। उससे पहले 1857 के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके दौरान उनके पिताजी शिमला में आए थे और वो उस वक्त यहाँ 1 साल तक रहे। और उन्होंने शिमला में जो 1857 का गदर हुआ था उसके बारे में भी लिखा है, जिसके बारे में इतिहास में नहीं कहा गया। और हिमाचल के इतिहास में तो ये बात मिलती भी नहीं है कि जो उनके पिताजी उस 1857 में 1 वर्ष तक शिमला में रहे, क्योंकि देश में उपद्रव हो गए थे, वापस जाना मुश्किल था। तो उन्होंने उस दौरान सुन्नी, नारकंडा, सतलुज की यात्राएं भी की और उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। विनोद जी, देखिए आप तो क्योंकि गांधी जी को आप बहुत ही नज़दीक से आपने इसे लिखा, पढ़ा, जाना, आपने बहुत ही गहन इस पर रिसर्च की है। पहली यात्रा के बाद 1921 के बाद जब उनकी दूसरी, तीसरी, चौथी यात्रा रही, वो कब हुई और उसका मकसद क्या था? फिर गांधी जी की पहली यात्रा के 10 साल बाद 1931 में वो 3 बारी शिमला आए, और मई माह में, जुलाई माह में और अगस्त माह में। और इन यात्राओं का जो उनका औचित्य था वो था गांधी इरविन समझौता जो नई दिल्ली में हुआ था, उसकी शर्तों को लागू करवाना और अंग्रेज़ों द्वारा लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित कर दी थी। तो उसमें गांधी जी की उपस्थिति बारे अंग्रेज लोग इन्हें मनाना चाहते थे। और जो 1921 की यात्रा में एक प्रयोजन जो छूट गया उसमें ये था कि प्रिंस ऑफ वेल्स की दिसंबर 1921 में यात्रा होनी थी, तो उसके बारे में भी अंग्रेज लोग शांति बनाने के पक्षधर थे, तो वो गांधी से बात करना चाहते थे। तो 1931 में भी जो पहली यात्रा के दौरान गांधी जी से इरविन समझौते पर बात हुई। मई माह में वो शिमला आए, 13 मई से 17 मई के बीच में वो शिमला रहे और फिर वो यहाँ से नैनीताल चले गए। और दूसरी जुलाई माह में हुई, वो 3 दिन की यात्रा थी। और इन 2 दिन के दौरान, जो 2 यात्राओं के दौरान, वो राय बहादुर मोहनलाल जो उनके साथ उनका परिचय हो गया था, उनके घर पर फरग्रुप जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के घर के जाकू पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ रहे। और पहली और दूसरी यात्रा के दौरान कस्तूरबा भी उनके साथ आई थी। और कस्तूरबा दूसरी यात्रा के दौरान लेडी वेलिंगटन से मिलने के लिए एडवांस स्टडी भी गई थी और उनके आग्रह पे गई थी और इंटरप्रेटर साथ था। और कस्तूरबा ने भी अपनी बात को अंग्रेज़ों के समक्ष रखा। तो वायसराय की जो पत्नी थी, उन्होंने साड़ी
साड़ी की बात की उनसे, कस्तूरबा जी, से, कि खादी कैसी है देश की दशा की। तो उन्होंने कहा कि अगर आप साड़ी के बारे में या भारतीय परिधान के बारे में जानना चाहते हैं तो शिमला में ना रह के मैदानों में रहो। ये कस्तूरबा ने वायसराय की पत्नी को उस टाइम स्पष्ट और बेबाकी से कहा। गांधी जी की जो इन यात्राओं में जो सबसे लंबी यात्रा रही है, खासकर शिमला को लेकर, पहाड़ क्षेत्र को लेकर, वो कौन सी यात्रा थी? वो संक्षिप्त में बताऊं तो 31 में वो अगस्त माह में जब आए तो उसके बाद ही वो शिमला से रवाना हो गए 1931 में लंदन के लिए। यहाँ से विशेष ट्रेन से वो बॉम्बे गए और गोलमेज गए। फिर 39 और 40 में उनकी 4 यात्राएं शिमला की हुई। 39 में वो 2 बारी आए, सितंबर माह में ही 2 बारी आए, और उनका मेन मकसद था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना भारतीयों की स्वीकृति से झोंक दिया गया था। तो गांधी जी इस बारे में उनके बातचीत करने के लिए आए, और युद्ध उपरांत भारत को जो मतलब किस तरह से स्वतंत्रता का हस्तांतरण किया जाए उसके बारे में 40। इसमें कहीं ये भी मैंने कहीं पढ़ा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी के ऊपर प्रेशर भी बनाया गया था कि आप भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों की सेना में शामिल करें। तो वो जब भारत को अंग्रेज़ों ने अपने एक तरफा निर्णय से शामिल कर लिया गया था तो फौज की कमान तो उनके पास थी। तो भारतीय बहुत सैनिक विदेशों में लड़े, और गांधी जी ने भी इंग्लैंड और फ्रांस का समर्थन किया था, और युद्ध पे वायसराय से। और गांधी जी का तो मेन मकसद था कि युद्ध उपरांत हमारे को कैसे सत्ता का हस्तांतरण हो और हम एक शांतिपूर्वक एक देश को आज़ाद करवा सकें। तो अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि कोई उपद्रव ना हो, और यहाँ के लोग जो हैं वो मतलब जो हमारी बात को मानते हुए युद्ध में शामिल रहें। अब विनोद जी, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि गांधी जी की जो 10 यात्राएं हुई है यहाँ पर, इसमें फिर पहाड़ी क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना का आगाज़ किस प्रकार से हुआ? क्योंकि उस दौर में तो राजे महाराजाओं का यहाँ पर शासन हुआ करता था। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा था कि भी सबसे लंबी यात्रा कौन सी थी, तो 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस, युद्ध के बाद शिमला सम्मेलन अंग्रेजों ने बुलाया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आए। मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस भी थी, अकाली दल भी थे। तो ये सबसे बड़ी गांधी जी की 23 दिन की यात्रा शिमला में थी। वो मई माह की 12 तारीख को आए और वो 15 जुलाई के करीब वापस लौट गए, और 15 जुलाई 1945 ये 23 दिन की जो गांधी जी की यात्रा थी। इस दौरान गांधी जी ने एक सलाहकार के रूप में आए वो कांग्रेस के, और उन्होंने यहाँ पर जो बातचीत की अंग्रेजों से की, कांग्रेस के नेताओं से उनकी लगातार बातचीत नियमित होती थी। इसके साथ जो मैनर विला जहाँ वो रहे राजकुमारी अमृत कौर के घर पर, उसके प्रांगण में समर हिल जहाँ विश्वविद्यालय बना है वहाँ पर टेनिस कोर्ट होता था, वहाँ पर उनकी प्रार्थना सभा नियमित तौर पे होती थी। और वो प्रार्थना सभाएं ऐसी थी जिसमें कि गांधी जी के विचारों को आम जन को सुनने का मौका मिल जाता था, और दूर दूर से लोग प्रातःकाल ही आ जाते थे गांधी जी की प्रार्थना सभा में उनके विचार। क्योंकि उस दौर में जब गांधी इतने लंबे समय तक शिमला में रहे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए पूरे देश में एक बिगुल तो बच चुका था। तो लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गांधी जी के पास, क्योंकि गांधी जी तो बहुत अच्छा लिखते भी थे। गांधी जी ने लेखनी के माध्यम से भी आम जनमानस को जगाने का प्रयास किया। गांधी जी की मतलब लेखनी में तो बहुत ही ताकत थी। जैसे उनका मनोबल ताकतवर था, वैसे उनकी लेखनी भी ताकतवर थी। तो गांधी जी ने पहाड़ों की बात भी अपने प्रकाशन जो नवजीवन और हरिजन जो पत्र निकालते थे उसमें की है। सत्यानंदन स्टोक्स जो जिन्हें हिमाचल में सेब का अग्रणी कहा जाता है कि वो डिलीशियस सेब लेके आए, जनक है हिमाचल, हमारे देश में, प्रदेश में। हाँ जी, और सेब राज्य बनवाया। उनके साथ गांधी जी के बहुत अच्छे संबंध थे। तो सत्यानंदन स्टोक्स ने सन 1920 में बेगार प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और वो गांधी जी के संपर्क में आए, और गांधी जी ने अपनी नवजीवन में लेख लिखा। और ये भी बात है कि जब 1921 में गांधी जी शिमला से लौट के गए तो उन्होंने शिमला की स्थिति और दशा को देखा, और उन्होंने 22 मई सन 1921 को नवजीवन गुजराती में शिमला पर लेख लिखा जिसका शीर्षक था 500वीं मंजिल। उस 500वीं मंजिल का तात्पर्य ये था कि जिस प्रकार बम्बई में एक सेठ 500वीं मंजिल पे
अपनी दुकान खोल ले, वहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा, ऐसे ही अंग्रेज़ों ने देश का राजकाज एक ऐसी जगह से चला दिया है जिसके बारे में तो लोग स्वयं ही जान सकते थे। उन्होंने शिमला में मकानों की कमी, यहाँ पर जल की कमी की, 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिमला में पानी 2,000 फीट से लाना पड़ता है, बैंगियों में ढोना पड़ता है। उन्होंने लिखा कि 1 लोटा पानी यूज़ करने में भी तकलीफ़ होती है। तो जो वो 1921 में लिख के गए वो आज 2023 में भी वही हालत है, शायद कब सुधरेगी। और गांधी जी ने इसके बाद धामी गोलीकांड जो है उसके बारे में भी अपने अखबार में लिखा, और राजा द्वारा जो निहत्थे लोगों पे गोली चलाई गई उसके बारे में भी लिखा। और वो निरंतर तौर पे यहाँ के लोगों से जुड़े रहते थे। और 45 के जो उनका 23 दिन का प्रवास था उसमें भी मतलब जागृति और स्वराज की भावना भारतीयों में लाने और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की, क्योंकि उस टाइम ये सबको मालूम है कि यहाँ पर साक्षरता दर बहुत कम थी, लोग अंग्रेज़ों के आगे बोल नहीं पाते थे, और शिमला की ऐसे रास्ते थे, ऐसी गलियाँ थी जहाँ जा नहीं सकते थे। तो गांधी जी के आने से, राष्ट्रीय नेताओं के आने से उनमें एक मनोबल और उनमें एक संकल्प की शक्ति जागृत हुई। आपको कोई ऐसे कुछ नाम याद आ रहे हैं उस दौर के जो नेता रहे हों और वो गांधी जी से बहुत ही प्रभावित हुए हैं उस दौर के? गांधी जी 1946 में आखिरी बार शिमला आए तो उनकी जो उनकी सेक्रेटरी राजकुमारी अमृत कौर थी, जो कि बाद में भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी, उनका घर शिमला में था, मैनर विला। उनके बहुत संपर्क में आए और वो गांधी जी के उन्होंने आदर्शों पे चली, राजकुमारी अमृत कौर। और आज के दौर में दलाई लामा जी धर्मशाला में जो हमारे रहते हैं, वो सबसे बड़े गांधी जी के अहिंसा के पुजारी हैं। उन्होंने गांधी जी के पद चिन्हों पर ही चल के अभी तक अपने विचारों को देश के सामने रखा है। महाशय तीर्थराम कांगड़ा के थे जिन्होंने ओयल आश्रम किया। और गांधी जी के शिमला में जो अब्दुल मजीद खान थे, जो कि 1947 में बंटवारे के दौरान पाकिस्तान नहीं गए, उनका परिवार चला गया। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थे और एम्बेसडर भी रहे वो मिडल ईस्ट में। वो संजौली रहते थे, वो गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। और वो रोज़ रिज मैदान पे आके गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष नमन करते थे। और गांधी जी के सत्यानंद शोक से जैसे बताया, वो बहुत बड़े उनके साथ थे। और यहाँ पर धामी गोलीकांड के जितने राजमल सोहटा और ये लोग थे, ये गांधी जी के संपर्क में आए। और इन्होंने हिमाचल में जो प्रजामंडल को भी उन्हीं लाइनों पे चलाया। और डॉक्टर परमार ने प्रजामंडल में जो सुकेत इसी तरह से राजनीति में चेतना का आगाज हुआ। विनोद जी, अगर मैं यहाँ पर स्वच्छता के बारे में बात ना करूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में, प्रदेश में स्वच्छता का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो गांधी जी जब शिमला में आए थे तो उन्होंने स्वच्छता के ऊपर भी कुछ बोला था, तो वो क्या बात थी? स्वच्छता गांधी जी के जीवन का एक अहम हिस्सा था जी। और वो मुझे नाम तो नहीं याद, एक व्यक्ति का शिमला में जिनसे मेरी थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं भी अपने पिताजी के साथ गांधी जी को मिलने मैनर विला में 1945 में गया जी। तो सब लोग बैठे थे, तो गांधी जी उठे और उन्होंने वो शौचालय साफ करने चले गए जी। तो वो 7 साल के उम्र के थे तब वो शर्मा जी। तो उन्होंने बोला कि एक बारी यहाँ पर सफाई के लिए कर्मी नहीं आए, घरों घरों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा थी, तो बहुत मुश्किल होगी। तो उन्होंने कहा कि जब गांधी जी अपना शौचालय साफ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने घर के सारे शौचालय साफ किए। दूसरी बात, 1946 की जो उनकी अंतिम यात्रा थी शिमला की, जब वो आए, वो 13 दिन की यात्रा थी और वो चैडविक हाउस में रहे, जो कि समर हिल जो विश्वविद्यालय के साथ एक चैडविक हाउस है। और आजकल इस ऐतिहासिक भवन का जीर्णोद्धार चल रहा है। और ऑडिट एंड अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट है, इसका वहाँ प्रथम जो कक्षाएं लगी थी वहाँ खुला था ये आज़ादी के उपरांत। तो अब उनके अधिग्रहण में है और वहाँ गांधी गैलरी भी बन रही है। और तो गांधी जी ने वहाँ पर प्रार्थना सभा जो कि 12 मई सन 1946 को प्रार्थना सभा में उन्होंने शिमला की स्वच्छता के बारे में भी प्रश्न उठाया, क्योंकि कुछ लोग जो वाइसराय रीगल लॉज के साथ रहते थे उनकी बस्ती का बहुत ही बुरा हाल था। तो गांधी जी ने अब्दुल गफ्फार खान को उस
बस्ती का निरीक्षण करने, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं हाँ जो। ना, हाँ पहाड़ जो जाते हैं, हाँ जी, उनको भेजा, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि मैं तो पहाड़ नहीं चढ़ सकता, जी। पर ये अब्दुल गफ्फार खान हैं और वो ये हिम्मती हैं, और ये वो देख के आए और उन्होंने उसका आंकलन किया, गांधी जी को रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने प्रार्थना सभा में कहा कि ये जो दयनीय स्थिति है वो भयावह है और शिमला की म्यूनिसिपैलिटी और यहाँ के संभ्रांत लोगों को इनकी दशा बारे में सोचना चाहिए। गांधी जी ने की स्वच्छता बारे उन्होंने बहुत बारीकी से शिमला के मसलों को देखा था। तो विनोद जी, आज आपने बहुत ही विस्तार से, इतना विस्तार से तो नहीं कि हमारे पास आधा घंटे का समय था, हम जितनी बात कर सकते थे गांधी जी की यात्राओं को लेकर, खासकर शिमला की, और किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना का आगाज़ हुआ, उस पर आपने बहुत ही गहराई से बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। और दर्शकों को मैं ये बताना भी चाहूँगा कि ये गांधी इन शिमला, ये पुस्तक भी विनोद जी ने लिखी हुई है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही विस्तार तरीके से इसमें हर एक यात्रा का वृत्तांत इसमें लिखा गया है, क्योंकि विनोद जी ने बहुत ही इसमें गहन अध्ययन किया है। तो विनोद जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और गांधी जी पर आपने इतनी अच्छी बातें हमें, हमारे दर्शकों से साझा की है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। तो फिलहाल जनवाणी कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन शिमला के हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।